कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज का अध्याय 1 दो बैलों की कथा का संपूर्ण पाठ का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आप लोग दिलीप सर एजुकेशन चैनल से जुड़कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज का कथा दो बैलों की कथा है, जिसको मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी महान उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार हैं। उन्होंने दो बैलों की कथा में किसान और पशुओं के बीच आपसी प्रेम को दर्शाया है। चलिए इसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। देखिए, संसार का यह नियम होता है, जो किसी से झगड़ा नहीं करता है, शांत बैठा रहता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसके पास दिमाग की क्या है, कमी है। और जो चंचलता दिखाता है, इधर उधर हलचल करता है, तो लोग समझता है उसका दिमाग तेज है। तो उसी आधार पे जो शांत रहता है उसको बुद्धिहीन समझा जाता है। तो गधा एक ऐसा जानवर होता है जो किसी अन्य जानवर से या किसी अन्य पशु से कोई झगड़ा नहीं करता है, हमेशा शांत रहता है, अपने मस्ती में खोया रहता है। ना इसको सुख का परवाह होता है, ना दुख का। कोई भी तरह का किसी, यहां तक कि कोई पशु या जानवर इसको आके मार भी दे तो इस पलटवार नहीं करता है, इसलिए इसको गधा समझा जाता है। इस संसार का नियम है, या सीधे और शांत व्यक्ति या पशु को बुद्धिहीन मूर्ख समझा जाता है। और हम लोग को अगर किसी को ऊंचे दर्जे का बेवकूफ कहना होता है या बुद्धिहीन कहना होता है तो हम लोग गधा का उपमा देके उसको बुलाते हैं। जैसे कोई बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कहेंगे गधा कहेगा, समझ में आता है तुमको? मतलब उसको ऊपरी दर्जा का हम सबसे मूर्ख और बुद्धिहीन मानना होता है, तो उसको क्या कह देते हैं? गधा का उपमा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है जब किसी आदमी को परले दर्जे मतलब नंबर 1 वाला दर्जा का, ऊपर दर्जा का सबसे बड़ा बेवकूफ अगर कहना होता है, परले दर्जे का बेवकूफ कहना होता है, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसके निरापराध सहिष्णुता। देखिए, सहिष्णुता और असहिष्णुता दो शब्द होता है। सहिष्णुता का अर्थ होता है आप सभी से प्रेम के साथ मिलिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हो, चाहे जातिगत हो या पंथवाद हो, कोई तरह का कोई टेंशन नहीं हो, सबसे आप प्रेम से मिलिए, आपस में भाईचारे से रहिए, तो उसके लिए सहिष्णुता शब्द होता है। और एक शब्द होता है असहिष्णुता। असहिष्णुता में आता है एक दूसरे से मार काट कीजिए, जाति पंथ पे झगड़ा कीजिए, तो होता है असहिष्णुता। तो इस तरह का उनकी निरापराध सहिष्णुता, मतलब उसमें सहने की शक्ति है और वो किसी से किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करता है। सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। और ये गधा को बुद्धिहीन इसलिए समझा जाता है क्योंकि उसके पास क्या है? झगड़ा नहीं करने का, शांत रहने का स्पेशल गुण है। इसीलिए उसको समाज क्या कहता है? बुद्धिहीन समझता है और उसको परले दर्जा का मूर्ख कहता है और गधा का उपमा देता है। लेकिन यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र जी गधा को मूर्ख और बुद्धिहीन नहीं कहके उनका तुलना किसी संत से किए हैं। देखिए, इनका निश्चय नहीं किया जा सकता है कि गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। देखिए, जो गाय नया नया बछड़ा दिया रहता है, अगर उसके बछड़े को आप छू लीजिएगा तो क्या करता है? अचानक से सिंह लेके आपको इतना जोर से मारेगा, 6 फीट दूर फेंका दीजिएगा। मतलब वो गाय नहीं रहती है, सिंघनी समझते हैं? शेर का जो स्त्रीलिंग होता है, शेरनी का रूप धारण कर लेती है। बात समझ रहे हैं?
कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कहता है कुत्ता हो या गाय हो, ये सब भी घरेलू पशु है जिसका कोई खास मूल्य नहीं है, समाज में इधर उधर रहता है। गरीब मतलब तुलना इसलिए गरीब शब्द ऐसा नहीं कि उसके पास घर बंगला सबके पास रहता है, ऐसा नहीं। गरीब कहने का अर्थ है कि इधर उधर भटकते रहता है, इधर उधर बैठते रहता है। कोई स्पेशल पशु नहीं है कि उसको घर में रखा जाए। तो फिर भी कहता है कि उसको क्रोध आता है। देखिए कुत्ता अगर सोया रहेगा, उसके पूंछ पे लात रख जाएगा, तब आपको देख के भौंकने लगता है, क्रोधी हो जाता है, काट भी सकता है। तो कहता है उसको भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो। देखिए कुलेल एक शब्द आया है, कुलेल मतलब होता है खेलना। देखिए कुलेल शब्द का अर्थ होता है खेलना, क्रीड़ा करना, ठीक है। भले ही आपस में झुंड में खेल उल लेता है, लेकिन किसी से इसको कोई मतलब नहीं होता है। इसको रूखा सूखा सड़ा हुआ घास भी दे दीजिएगा तो असंतोष नहीं व्यक्त करता है कि हम ये नहीं खाएंगे, होता है ना। गाय को जैसे बहुत तरह का गाय होता है, उसको घास दीजिएगा, उसमें अगर चारा नहीं दीजिएगा या उस पे आटा का छिड़काव नहीं कीजिएगा या उसमें चोकर नहीं मिलाइएगा, खल्ली नहीं मिलाइएगा तो नहीं खाता है। लेकिन गधा के साथ ऐसा नियम नहीं होता है। तो यहां कुछ बोला, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचा गए हैं। देखिए गधा में क्या होता है कि ऋषि मुनि का जैसे गुण होता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं उसको कतनो बड़ा विषाद हो जाए, उसका फैमिली जो उसको घर द्वार छोड़ के वो बाहर चले गए, सुन लेगा कि उसका परिवार का कोई पूर्वज मर गया है तो उसको दुख नहीं होता है। या उसको कुछ मिल जाए, आगे चल रहा है सोना का बड़का पहाड़ मिल जाए, फिर उसको पाके वो खुशी नहीं होता है। तो वैसे अवस्था को संत या ऋषि की अवस्था कहते हैं। तो गधा का तुलना मुंशी प्रेमचंद्र या किन से कर रहे हैं? संत और ऋषि से कर रहे हैं, ऋषि और मुनियों से कर रहे हैं। क्योंकि गधा में सुख और दुख हानि और लाभ का उसके चेहरे पे कोई प्रभाव नहीं होता है। और ऐसा गुण किसका होता है? ऋषि मुनि का होता है। तो यहाँ पे गधा को एक मूर्ख और बुद्धिहीन पशु ना बोलकर मुंशी प्रेमचंद्र उनका तुलना किनसे कर रहे हैं? तो बच्चे आप लोग याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न में आपको मिलेंगे कि गधा की तुलना मुंशी प्रेमचंद्र किनसे किए हैं। तो किनसे किए हैं? क्यों किए हैं? क्योंकि ऋषि और मुनियों का गुण होता है कि उनके चेहरे पे बहुत अधिक खुशी या बहुत से बहुत दुख किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हमेशा लाभ हानि सुख दुख दोनों स्थिति में एक समान बने रहते हैं। उसी प्रकार का गुण किसमें पाया जाता है? गधा में। इसलिए गधा का तुलना ऋषियों और मुनियों से किया गया है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन गधा को आदमी क्या कहता है? बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। इतना अच्छा उसमें सद्गुण है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता है, हमेशा सुख दुख के कंडीशन में हो या हानि लाभ का कंडीशन हो, हमेशा एक समान चेहरे पे भाव रहता है। ना कभी किसी से हंसते हुए देखते हैं, ना गधा को कभी क्रोधित होते देखते हैं। हमेशा चेहरे पे क्या होता है? एक शांत भाव बना रहता है। इतना अच्छा सद्गुण है, फिर भी संसार उसको क्या कहता है? बुद्धिहीन पशु मानता है, गधा कहता है उसको। यहां तक कि दूसरे को भी उपमा दे देता है कि ये गधा है, ये गधा है, क्या इसको बुद्धि कम है? आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक प्रकार का सद्गुणों का अनादर होता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है।
क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है? बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। देखिए यहां पे मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या कर रहे हैं, अब भारत के व्यक्ति का भी वर्णन कर रहे हैं। अन्य देश में भारत का व्यक्ति का दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि भारत के व्यक्ति सीधे साधे होते हैं, शराब मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, अपने 4 पैसे को बचाते हैं, इसलिए कोई पार्टी सार्टी में भाग नहीं लेते हैं बढ़ चढ़कर। इसलिए अदर देश वाले, पश्चिमी देश वाले हम लोग को बेकार समझते। का है हम लोग शराब नहीं पीते, मौज मस्ती नहीं करते, 4 पैसे बचाते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा समाज में आज ट्रेंड बन गया है, जो ऊंचे दर्जे के लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वो गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझता है। क्यों? वो हाई फाई क्वालिटी का कपड़ा पहनता है, वो हाई फाई पर्सनालिटी में जीता है, वो लोग वाइन शराब पिया करता है, तो लोग अपने आप को ऊंचा दर्जा समझते हैं। और जो इस तरह का नहीं करते हैं, भले आपके पास करोड़ों रुपया है लेकिन आप साधारण भेष में हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सादा विचार उच्च व्यवहार आपका है, फिर भी वो लोग आपको वो गया हुआ आदमी है, वो कोई काम का नहीं है, निकृष्ट व्यक्ति समझा जाता है। उसी तरह भारतवासियों को भी अदर देश में समझा जाता है। तो गधा भी उसी तरह था, जानवर में से सबसे उसको क्या समझा जाता है? निकृष्ट समझा जाता है। मतलब सद्गुण आप में अगर है, आप में समाज के साथ उसका जो व्यवहार को नहीं अपनाए हैं, तो समाज का अन्य आदमी जिसकी संख्या बहुलता है वो आपको क्या समझेगा? निकृष्ट समझेगा। अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है? बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। उन लोग का मानना है, अफ्रीका, अमेरिका या पश्चिमी देश वालों का, कि भारत का आदमी शराब नहीं पीता है तो उसमें अभी जो है, अभी के संस्कृति से उसका संस्कृति क्या है? नीचे है। तो हम लोग को लो ग्रेड का कह के वो लोग पार्टी सार्टी में हम लोग को निमंत्रित नहीं करता है। अगर वो लोग शराब नहीं पीता है तो इधर उधर जाएंगे। और भारत में बला में सेवा करने का गुण होता है। सेवा करने का भी दोस्त के यहाँ गए हैं तो उसका घर में शादी है लेकिन सोच रहे हैं कि मेरे घर में शादी है, इधर उधर थोड़ा मोड़ा काम कर दिए, उसके साथ वाइन वाइन नहीं पिए तो कहेगा दो ये तो मजदूर आदमी है। किसी से परिचय करवाएगा जब उसका हाई फाई पर्सनालिटी वाला कोई दोस्त आया है और आप भी दोस्त हैं तो कहेगा ये तो मजदूर है, जबकि वो आपका क्या है? फ्रेंड है। तो कहीं कहीं जो होता है हम लोग का सीधापन होना भी हम लोग का क्या होता है? बेइज्जती का कारण बन जाता है। तो वही पश्चिमी देश में हम लोग का जो है भारतीय लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है, हम लोग को नीचा समझा जाता है। क्यों? कि हम लोग शराब नहीं पीते हैं, उसके पार्टी के अनुसार हम लोग स्टैंडर्ड में नहीं आ पाते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए, अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। अगर हम लोग भी उन लोग का बदसलूकी का जवाब बदसलूकी से दे देते तो शायद हम लोग को अच्छा माइंडेड आदमी समझाता कि ये लोग भी पावर वाला व्यक्ति है, इसका भी माइंड काम करता है। अगर हम लोग सह लेते हैं, कुछ बात 4 बात वो बोलता है, हम लोग सुन लेके चले आते हैं तो उन लोग का ऐसा भावना बन जाता है कि इसका दिमाग में कोई जान नहीं है, ये जवाब देने में सक्षम नहीं है और सभ्य आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग ऋषि मुनि वाला देश में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ऐसा होता है। चाहे वो जानवर अगर सीधा है तो गधा कहे जाते हैं, इंसान सीधा है तो हम लोग भी उसी से तुलना होते हैं। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा तो अपने आप को आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। देखिए इस लाइन पे हम अपना एक वाक्य रखना चाहते हैं। कहा जाता है कि दोस्त अगर टहनी सीधा हो ना तो दंतमंजन के काम आते हैं, टेढ़ी टहनियों को अक्सर कोई काटा नहीं करता।
बात समझे कि अगर आप जो हैं बहुत सीधे बन के रहिएगा, बहुत सीधे शांत रहिएगा, तो आपको निकृष्ट समझा जाएगा। जिस प्रकार किसी पेड़ में देखिएगा सीधा, बिल्कुल सीधा और एक समान टहनी रहता है, लोग उसको तोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, दंतमंजन करने के काम में लाते हैं। और टेढ़ा वाला रहता है तो इधर मोटा, इधर पतला, इधर टेढ़ा, उसको कुछ करते हैं नहीं, उसको काटने के लिए लोग सोचता है। वही बात यहां मुंशी प्रेमचंद्र आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उतना भी सीधापन अपने में ना लाइए कि आपका लोग क्या करे, फायदा उठा ले। बात समझ रहे हैं? तो गधा के माध्यम से और भारतीय के माध्यम से अफ्रीका अमेरिका की दुर्दशा को बताते हुए मुंशी प्रेमचंद्र आपको थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। देखिए, जापान भी थोड़ा सा विश्व से हटकर था, लेकिन जापान एक तेज तर्रार देश है, टेक्नोलॉजी में है। तो युद्ध में जब विजय हुआ तो एक ही विजय, एक बार वो युद्ध जीत लिया तो लगने लगा ना जापान में भी क्या है, ताकतवर सैनिक है, उसके पास भी टेक्नोलॉजी है। नहीं तो जब वो युद्ध नहीं जीता था, उसको मछुआरा का देश समझता था, वो लोग मछली पकड़ पकड़ के खाता है, वो लोग कोई काम का नहीं। लेकिन जैसे उसका युद्ध देखा, वो विजय प्राप्त कर लिया, उसका सैन्य बल देखा तो लोग को डर गया, नहीं जापान के पास भी टेक्नोलॉजी है, उन लोग में भी सैन्य क्षमता भरा हुआ है। तो उसको कौन से देश में गणने लगा, सभ्य जाति, वो लोग भी क्या है, सभ्य जाति है। बात समझ रहे हैं? तो संसार एक्टिव को पसंद करता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। मतलब समाज में एक और पशु है जो थोड़ा सा उससे कम सीधा है, कभी कभी मारबो करता है, मारते फिरता है, इधर उधर उसके भिड़ जाइएगा तो इस तरह क्या करता है, उठा के फेंक भी देता है, इसलिए उसको छोटा गधा समझा जाता है। और वो कौन है, बैल। सीधा जानवर ही होता है, गाय बैल सीधा ही होता है, लेकिन जब इसको मारिएगा तो क्या करता है, सिंग भी मारता है, इसलिए इसको छोटा गधा कहा गया। कौन सा गधा कहा गया? जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा नहीं है, मतलब इसको श्रेष्ठ समझा जाता है। बात समझे कि यहाँ बैल का तुलना गधा का छोटा भाई से किया गया है, क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अकड़ भी दिखाता है कि हल खेत में जोत रहे हैं, नहीं जोतेंगे, नहीं चलेंगे आगे, सट्टा मारता है, पीछे से वो भी मारता है, हर फेंक देता है, तो उसको थोड़ा सा क्या समझा जाता है, हाँ, तो उसको थोड़ा सा मुड्डी, इस शब्द का होता है मूड वाला आदमी, मूड में रहेगा, काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, तुम्हारा नौकर नहीं है, हमारा मूड होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वैसे आदमी कोई शब्द से बुलाया जाता है। बात समझे? चलिए, तो यहाँ पे गधे से नीचा मतलब समझ रहे हैं कि गधे से थोड़ा सा इज्जत में उसका स्थान समाज में क्या है, ऊंचा है। देखिए क्या ऊंचा है, क्योंकि थोड़ा सा मुडियल है, थोड़ा सा मारता पीटता भी है, मतलब अपने पे असंतोष उसके अंदर में होता है तो प्रकट भी करता है। तो समाज अगर आप पे बार बार देखिए, गीता में भी बात कहा गया है कि जुर्म सहने वाला जुर्म करने वाला से अधिक बड़ा पापी है। तो गधा का यही दोष है जी कि उसको कतनो मारिए पीटिए, वो आपको लौट के पलटवार नहीं करता, इसलिए उसको मूर्ख, नीचा, बुद्धिहीन गधा समझा जाता है। लेकिन अगर आप पलटवार करते हैं, सहने में आप कम क्षमता रखिए, अगर आपको एक ताप मार रहा है तो आप भी उसको घुरा के 2-4 तो ऐसा दोस्त में नहीं कीजिएगा। बात समझे? कहने का अर्थ है कि आप उसका व्यवहार से जवाब दीजिए। हर बात किसी का सहन करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्ते में 2-4 थाप किसी को लगा दी, ऐसा वो नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं?
यहां कहने का अर्थ है कि व्यवहार से। ऐसा नहीं कि दोस्त में अभी निकले और दो चार थाप देना शुरू कर दिए सबको। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। देखिए यहां पे जो हम दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं उसमें बैल का मालिक का नाम हम लोग झूरी इस्तेमाल करेंगे, समझ गए? उनका पूरा नाम है झूरी काछी, लेकिन हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे? झूरी। और बैल जो उनके पास है उनका नाम हम लोग बैल इस्तेमाल नहीं करके हीरा और मोती नाम। झूरी के पास दो बैल हुआ करता था जिसका नाम क्या था? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मोती बहुत दिन से एक दूसरे के क्या हो रहा था? साथ रह रहा था। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब अपनापन हो गया था, दोस्ती हो गया था। नहीं देखता है दो गो दोस्त है, भले अपना भाई नहीं रहता लेकिन साथ में है, तो एक के समोसा लाएगा, दोनों तोड़ तोड़ के खाएगा, होता है ना जी। उसके बाद तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम हो जाता है, होता है ना रे। जीना मरना साथ में हो जाता है। तो वही कंडीशन अगर किसके साथ? हीरा और मोती के साथ। अगर उसको चोट लगता था तो दर्द इसको होता था, इसको चोट लगता था दर्द उसको होता था। उसका गम, इसका खुशी, उसका खुशी हो गया था, मतलब भाईचारा हो गया था। दोनों में अपनापन हो गया था। किसमें? बैल में। बैल का नाम क्या था जी? हीरा और मोती। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख्य भाषा मतलब केवल आंख से देख के जो बात बोला जाता है, जिसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। कौन? हीरा और मोती। मतलब एक के नैन को दूसरा आदमी देख लेता था, दूसरा का नैन पढ़ लेता था ये क्या कहना चाह रहा है, जिसमें मुंह का शब्द का निकलना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के मनोभाव को समझ लेता था। उस बात को क्या कहा जाता है? मुख्य भाषा। इशारे में बात करता था, मतलब एक दूसरे का शकल देख लेता था, चेहरा देख लेता था, तो दोनों के मन में क्या बात चल रहा है, क्या फीलिंग चल रहा है, समझ लेना मुख्य भाषा कहलाता है। आप लोग इसमें पारंगत हैं, हमको विश्वास है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। प्रेमचंद्र को ये भले ज्ञान नहीं था, उस जमाने के प्रेमचंद्र रहे हैं जिस जमाने में नैनों से नैनों में बात बहुत कम हुआ करता होगा। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहता है अवश्य ही, प्रेमचंद्र मान रहे हैं कि अवश्य ही दोनों में, हीरा और मोती में गुप्त शक्ति था, जो आपस में वो लोग चेहरा देख के बात कर लिया करता था, लेकिन ये कोई गुप्त शक्ति नहीं हुआ करता। इस शक्ति का अगर हम नाम देना चाहें तो आपसी स्नेह और प्रेम। दो व्यक्ति हो या दो जानवर हो या दो पशु हो, किसी में दोनों का एक दूसरे को मनोभाव समझने के लिए दोस्ती होना, स्नेह होना जरूरी होता है। समझ गए? को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल घप्पा होने लगता है। देखिए हीरा और मोती के बारे में बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर, जानवर है जी क्या करेगा, मुंह से तो बोल नहीं पाएगा, प्रेम प्रकट नहीं कर पाता है, इसलिए एक दूसरे पे स्नेह करता है। कैसे? जीभ से चाट कर, कभी कभी सींग मिला लिया करता था। मार करने के उद्देश्य से नहीं, मार करने के उद्देश्य से नहीं, देखिए विग्रह के उद्देश्य से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब दोस्ती के भाव से। ना होता कभी कभी आप लोग रहिएगा दोस्त में तो एक दूसरे का इस तरह कॉलर पकड़ लेते हैं कि यार दोस्त, गला मिल लेते हैं इस तरह, तो मार करने के उद्देश्य से भिड़ते हैं नहीं, प्रेम भाव से। कभी कभी कंधा फांद के चलते हैं, तेरी जीत मेरी जीत मेरी जीत करते हैं ना, मतलब जय बीरू वाला जमाना, जय बीरू याद है ना, जय बीरू वाला गीत गाते हुए चलते हैं। तो वो सब क्या है? झगड़ा करने के उद्देश्य से नहीं, कौन उद्देश्य से?
प्रेम के उद्देश्य। तो दोनों सिंह भी मिला लिया करता था, लेकिन दोनों में बिगड़ा झगड़ा नहीं होता था। क्या होता था? विनोद भाव रहता था, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घोल घप्पा मतलब होता है उडंड करना, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना, इधर उधर नचना गाना झूमना होता है घोल घप्पा, मतलब दोनों में घनिष्ठता हो गया था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। कहता है दोनों दोस्त में थोड़ा नोक झोंक इधर उधर नहीं होगा ना, मस्ती मजाक नहीं होगा ना, तो दोस्ती में मजा रंग नहीं आता। तो वही कहता है इसके बिना दोस्ती जो था वो क्या था? फुसफुसी लगता है। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोड़ दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी तरफ गर्दन पर रहे। इतना प्रेम था दोनों में कि जब दोनों बैल हीरा और मोती को गाड़ी में जोड़ दिया जाता था या हल में लगा दिया जाता था, तो दोनों यह चेष्टा करता था। हीरा सोचता था मोती के कंधा पे ढेर भार ना हो, मेरे कंधा पे हो, और मोती चाहता था कि हीरा के कंधा पे ढेर भार ना हो, मेरे पे हो। दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहा था? उसको ढेर कष्ट ना हो। यही तो दोस्ती का निशानी होता है कि तेरा गम मेरा गम और मेरा खुशी तेरा खुशी। यही होता है कि दुनिया का हर खुशी तुमको मिल जाए, तेरा गम मुझे मिल जाए। यही तो प्रेम और दोस्ती का क्या होता है जी? निशानी होता है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोस्त दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। मतलब यहाँ जब दोनों गाड़ी से या हल से खोले जाते तो दोनों एक दूसरे को सूंघ कर चाट कर अपना प्रेम व्यक्त कर लेते और दोनों शांत होके बैठ जाया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इतना दोस्ती था कि तुम खाएगा तो हम खाएंगे, तुम नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। ये सब तो दोस्ती का निशानी होता है जी। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। दोनों गाय को क्या किया था? ससुराल भेज दिया था कुछ काम करने के लिए, हीरा और मोती को। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। बेचारा हीरा मोती के मन में भाव आया कि हमको पुराना मालिक नए मालिक क्या, हम क्या किया? भेज दिया। जबकि झूरी क्या क्या था? कुछ मदद के लिए अपने ससुराल बैल को भेजे थे। तो दोनों को लगा कि मालिक ने भेज दिया, अपना यौन बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दोनों को लगा कि हमको क्या क्या है? बेच दिया है। तो नया मालिक का व्यवहार इसको पसंद नहीं आया। रास्ते में इसको सट्टा से मारते हुए ले जा रहा था। तो उस कंडीशन में वो दोनों क्या किया? प्लान बना लिया दोनों मित्र कि भाई इसको आज जो है ना नाक को चने चबा देना। मतलब क्या होता है? नाक से सूखा चना तोड़ना कि क्या होता है? बहुत कठिन होता है। परेशान करना, बहुत कठिनाइयों से गुजारना। बस समझ गए कि बहुत कठिनाई इसको देंगे। तो क्या करता था? जब झूरी बैल लेके आगे से घिसता था, दोनों दम लगा के पीछे घिसता था। जब पीछे से धकेलता था खूब तेजी से उड़ा देता था। तो बेचारा क्या हो गया था? परेशान हो गया था। कौन? गया। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में, मतलब हीरा और मोती को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागता, पगिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग के नीचे करके हुंकारते थे। और जैसे मारता था क्या करता था? गुर्राता था। ना होता है बैल फुसफुसाता है, करने लगता। बात समझे? मानो को उसको सिंग पे उठा क्या करेगा? फेंक देगा। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछता कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर उस बैल को कहा जाता हीरा मोती को ईश्वर शब्द दिया रहा था तो झूरी से प्रश्न करता कि आखिर हमने क्या गलती किया है जो हम आप अपने नजरों से दूर हमको कर रहे हैं, हमको बेच रहे हैं। लेकिन बेचारे बेजुबान को शब्द नहीं था, इसलिए वो झूरी से कोई प्रश्न नहीं कर पाए। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर ना उठा रखी थी, हमने कोई सेवा में कमी नहीं दिया। जैसे तुम चला रहे थे वैसे चल रहे थे।
अगर इतनी मेहनत से हम काम ना चलता तो और काम ले लेते। अगर मेरा मेहनत से आप खुश नहीं थे तो बोलते हम लोग और दूना मेहनत कर देते आपके लिए। ये कौन सोच रहा है? हीरा और मोती सोच रहा है। किसके बारे में? झूरी के बारे में। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी। मतलब इस कह रहा था हीरा मोती कि झूरी, अगर आपको हमारे मेहनत से खुश नहीं थे तो आप दूना मेहनत ले लेते हमसे, हम कभी मना नहीं करते, हम आपका काम करके हाथ में बेच दिए। अगर बोलते तो इतना मेहनत से अगर खुश नहीं थे, अगर हमसे एक बार कह देते तो हम लोग दूना मेहनत करते। ये रास्ते में सोचते हुए कौन जा रहा था? हीरा और मोती। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। नए स्थान पर मतलब गया के घर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। देखिए, कोई भी व्यक्ति जहां जगह के साथ इमोशन जुड़ा रहता है, अगर वो स्थान को छोड़ देते हैं तो दिन भर उसका मन नहीं लगता वहां पे। 2-4 दिन के लिए वहां खाने का इच्छा भी नहीं करता है। जैसे आप ही लोग कहीं पे रहते हैं, अचानक से नई जगह चले गए, या जब किसी लड़की का शादी होता है, नैहर से ससुराल जाता है, या कोई चीज कोई भी है जहां इमोशन जीव का बात आ गया तो एक पुराने जगह से एक प्रकार का इमोशन जुड़ा होता है और नए जगह जाने पर उसको मन नहीं लगता है। तो वही हाल किसका था? हीरा और मोती का था। नया जगह पे गया था, नया आदमी था, नया मालिक था, और पुराना मालिक को क्या हो रहा कर रहा था? याद कर रहा था, बार बार कोस रहा था कि आखिर क्या गलती की जो हमको नए घर में बेच दिए नए मालिक के पास। अगर मेरे मेहनत से खुश नहीं थे तो बोलते हम क्या करते? दूना मेहनत कर देते। जब तक जिंदा रहते तब तक उनके पास रहने का इच्छा था। तो इस तरह कंडीशन में उसका दिल क्या हो रहा था? सोच सोच के भर रहा था, मतलब मन नहीं लग रहा था दोनों को। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। जहां गया था वो नया घर उसको अपना महसूस नहीं हो रहा था, बेगाना लग रहा था। लग रहा था कि कहीं हम दूसरे जगह अनाथ की तरह आ गए हैं। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। जब देखा कि पूरा गांव धीरे धीरे क्या हो गया? सो गया है, तो दोनों ने एक साथ दम लगाया और पगहा को क्या किया? तोड़ के भाग निकला वहां से। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। तो दोनों ने क्या किया? दूना शक्ति लगा के रस्सी को क्या किया? तोड़ दिया। कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि इस पगहा को कोई बैल तोड़ सकता है, लेकिन मानिए दोनों ने पुराना घर को याद करते हुए अपने अंदर में उसके विग्रह का भावना आ गया था कि आखिर हम पुराना मालिक से मिलेंगे और जाके पूछेंगे कि क्या कसूर था मेरा जो आप नए मालिक के पास हमको बेच दिए। ताकि बैल को, हीरा मोती को तो पता नहीं था कि बेचा नहीं, बल्कि कुछ दिन के लिए मदद करने के लिए अपने संबंधी में दिया है। तो वहां से दोनों क्या करते हैं? पगहा रस्सी को तोड़ते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। झूरी प्रातः सोकर उठा। पुराना मालिक का नाम क्या था उसका? झूरी। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब होता है नाद, जहां पे गाय या मवेशी को खाना दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चरनी। हम लोग इसको अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नाद। ठीक है, पर खड़े हैं तो झूरी को नजर आता है कि हीरा और मोती मेरे चरनी पे आके क्या हो गया? नाद पे आके खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। मतलब पगहा जो रहता है, पगहा बांधने के लिए एक गोल आकार, वृत्ताकार क्या होता है? रस्सी होता है, जिसको क्या कहते हैं? घराव। समझ गए? वो लटक रहा था, रस्सी क्या किया था? तोड़ दिया था खींच के। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में, कैसा?
विद्रोह में स्नेह, प्यार तो है लेकिन मानो उसका आंख पूछ रहा है झूरी से कि बताइए क्या कसूर था मेरा जो आप हमको पराए घर में पराए जगह पे भेज दिए थे, क्यों बेचे थे हमको उसके पास, क्या कमी किए थे आपके मेहनत में हम आपको मदद करने के लिए, आप बोलिए हम आपको 2 गुना मेहनत करके दिखाएंगे। ऐसा उसके मन में क्या था, विद्रोह में स्नेह था, मतलब प्यार तो था झूरी से बहुत, लेकिन उस समय क्या था, क्वेश्चन उठ रहा था, विद्रोह वाला क्वेश्चन उसके मन में। स्नेह झलक रहा है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दोनों एक दूसरे को, झूरी भी बैल को पकड़ के गले लगा रहा है, चाट रहा है, बैल सब भी उसको क्या कर रहा है, चाट रहा है, मानो कि बरसों से बिछड़ा हुआ 2 ठो प्रेम करने वाला एक साथ क्या हुआ है, मिला है। तो यह दृश्य देख बहुत मनोहर लग रहा था। पूरा एरिया का बच्चा सब उधर से दौड़ दौड़ के आ गया और घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। जब झूरी और हीरा मोती आपस में मिल रहे थे एक दूसरे के गले, तो उस समय गांव का अगल बगल का बच्चा सब क्या गया, दौड़ के आ गया और वो लोग क्या बजाने लगा, ताली बजाने लगा, मानो खुशी से वो लोग झूम रहा है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी। देखिए, कोई भी घटना जो कि पहली बार होता है उसको कहा जाता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार हो रहा है। ऐसा घटना पहली बार नहीं था उसके गांव में कि कोई पशु गया हो और सुबह गया तो शाम को लौट आया है। तो चरने के लिए कोई बाहर जा जाता है, शुरू हो जाता है, लेकिन ये घटना भूतपूर्व नहीं होने के कारण भी क्या था, लाजवाब लग रहा था बच्चा लोग को। लग रहा था कि नहीं, दोनों हीरा और मोती जो था उसने वीर का काम किया, इसलिए क्या उपमा दिया है, पशु वीरों। वीर कहा जाता है जो युद्ध लड़के आता है, बात समझ रहे हैं। तो पशु वीरों को अभिनंदन पत्र, अभिनंदन पत्र एक प्रकार का होता है कि आपके काम को हम सराहना देने के लिए आपका स्वागत में एक पत्र लिख रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है, तो अभिनंदन पत्र देना चाहिए दोनों को। कोई घर से क्या करता है, तो अभिनंदन पत्र तो नहीं दे रहा है, उसी के उपमा में कोई घर से उसको रोटी लाके खिला रहा है, कोई गुड़ लाके खिला रहा है, कोई चोकर लाके खिला रहा है, कोई भूसी। कौन, बच्चे लोग। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। एक ने तो खुशी में इतना कह दिया कि ऐसा ज्ञानी बैल किसी के पास नहीं होगा, कि कितना दूर चला गया था और इसको रास्ता याद रह गया और ये लौट के आ गया। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तो ये बात हुआ कि सबको ये आश्चर्य हो रहा था कि इतना दूर से ये वापस कैसे आ गया। तीसरा बोला, बैल नहीं वे तो जन्म के आदमी है। मतलब तीसरा आदमी बोला कि नहीं, बैल नहीं है, इसको बैल मत कहो, ये उस जन्म के आदमी का विचार वाला बुद्धि वाला आदमी है, इसलिए इसको क्या किया, याद रह गया और बहुत दूर से ही क्या हुआ, लौट के आ गया। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। और ये लड़का जो बोला ना कि बैल नहीं है, आदमी है, आदमी का बैल के शकल में आदमी है, इसका कोई विरोध भी नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। स्वाभाविक बात है, ये तो परम गुण होता है किसी औरत का कि उसके मायके का विरोध हो जाए कहीं पे तो क्या होता है, जल उठती है। बैल यहां भाग के क्यों आया, क्योंकि सबके मन में प्रश्न था, वहां जो गया होगा इसको अच्छा से खाना नहीं दिया होगा, इसको मारा पीटा होगा, क्योंकि रास्ते में जो ले गया था मारते पीटते ले गया था, तो उसके शरीर पे वो जख्म क्या हो रहा था, दिख रहा था। तो उसके मायके का कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, इसीलिए उसको क्या गया, गुस्सा आ गया। और वो गुस्सा में वो उधर का भी विरोध नहीं करेगा। ये दोनों को कहता है कि ये दोनों निकम्मा है, हो सकता है कि काम में लगाया होगा, ये लोग को काम करने, निकम्मा यहाँ बैठे बैठे खाते रहता है और निकम्मापन के कारण वहां से काम बर्दाश्त ना हुआ और ये क्या किया, भाग गया। तो किसको कोस रहा है, हीरा मोती को कोस रहा है, कौन, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, झूरी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे कैसे नमक हराम बैल है। नमक हराम मतलब
कि जो खाना खाए और आपका काम नहीं करे धोखा दे दे। एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन ना सका, नमक हराम क्यों। झूरी बात को सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो कहता है कि नमक हराम तुम कैसे इसको बोल सकती है, वहां चारा दाना तुम्हारा भाई अच्छा से नहीं दिया होगा, बेचारे भूखे कब तक वहां रहते, इसलिए वहां से भाग निकले। दिया होगा तो क्या करते हैं, स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैल को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। और उसके बाद जब झूरी पलटवार किया तो उसके पत्नी को भी और गुस्सा आ गया और वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, दुनिया में सिर्फ तुम ही जो है ना पशु से प्रेम करता है और अच्छे से रखता है और खिलाता है, बाकी तो सब उसको क्या करता है, पानी पिलाता है। उसको गुस्सा आ गया, किनको, झूरी की पत्नी को। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागता। झूरी ने फिर पलटवार किया कि बताओ तुम, अगर इसको खाना मिलता, अच्छा खासा चारा मिलता तो वहां से क्यों भागता। स्त्री चिड़ी भागे, इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहां से खल्ली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे की सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। और उसके पत्नी को क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था और कहता है अपने झूरी जब उसको पलटवार किया कि चारा नहीं दिया होगा तो उसके पत्नी को क्या हो गया, और गुस्सा आ गया। कहता हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे बुद्धू धरती पे कहीं नहीं है जो बैल को सहलाते हैं, गले लगाते हैं। बेसिस लोग खाना खिलाते हैं और इसको दम भर क्या करते हैं, खेत में जोतते हैं, काम लेते हैं। तुम्हारे ऐसा बुद्धू थोड़ी है कि सहलाते हैं, गले मिलते हैं और खिला खिला के इसको क्या करते हैं, द्वार पे रखते हैं। अब देखूं, मतलब अब उसका आ रहा है उसका पत्नी का, अब देखता हूं कि इस बैल को खल्ली चोकर कौन देता है, हम भी यहां इसको क्या देंगे, सूखा भूसा देंगे, चाहे खाए या मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए और उसका पत्नी जो बोल के गया था कि केवल सूखा भूसा इसको देंगे, वही हुआ। क्योंकि मजदूर को सख्त लहजे में, सख्त शब्दों में कहा दिया कि नूनू अगर तुम इसमें खल्ली और चोकर मिलाया तो तुम्हारा खैर नहीं। तो मजदूर डर से क्या किया, केवल सूखा भूसा डाल के चला गया। बैलों के नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि झूरी के घर पे उसको खल्ली चोकर ये सब ना मिला हो। जैसे ही बैल भूखा भाग के आया था वहां से, जैसे ही नाद में मुंह डाला क्या मिला उसको, सूखा सूखा, कोई चिकनाहट नहीं था, कोई रस नहीं था। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे और आशा से देखने लगे कि झूरी उधर से आएगा और खल्ली चोकर इसमें मिलाएगा। झूरी ने मजूर से कहा, मजूर मतलब यहां हुआ मजदूर जो काम करता है, मजदूर को ही वहां क्या कहा गया है, मजूर। मजूर से कहा, थोड़ी सी खल्ली क्यों नहीं डाल देते वे। समझ गए, मालिक है ना कि थोड़ा सा खल्ली डालो इसमें, लेकिन नौकर भी पावरफुल था, कहता है मालिक आपको कहने से क्या होगा, इस घर का असली मालिक तो मालकिन है क्या। और अगर हम खल्ली डाल दिए और मालकिन आके उस वजह से पीछे से हमको डेंगाने लगे तो आप भी हमको बचाएंगे नहीं ना। तो वही पलटवार करते हैं, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। किनके बारे में, उनके पत्नी के बारे, कि जो पत्नी बोलेगी उसी का बात मान लीजिएगा पीछे से, और बीच में मारा कौन जाएगा, मजदूर मारा जाएगा। वही बात है भाई, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, जो बोल दिए है वही है, बात समझे। कि मजदूर को कहता है खल्ली डालवे, लेकिन उसको कौन कहता है, मजदूर कहता है नहीं दादा हमको क्या करेगा, मालकिन मार डालेगी। छूट गया था नहीं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब उनसे दोनों को गाड़ी में जोता। फिर दूसरा दिन क्या किया, गया पहुंच गया कि कीजिए जी कौन बल दिलो, एक ही दिन में भाग के आ गया, एक ही दिन में भाग के आ गया। थोड़ा थोड़ा नमक के बराबर अंगिका भी जरूरी है समझने के लिए। तो कौन आया था उसके घर पे, झूरी, झूरी के घर पे आ गया।
कि क्या जिया जी कौन सा बैल दिया, एक ही दिन में भाग निकला। तो फिर आपकी बार कहा था नहीं, पिछला बार उसको खींच के ले जाया था, नको दम चमच आवाज दिया था। तो अब की बार वो क्या लेके आया था? गाड़ी। तो बैलगाड़ी में उसको क्या किया, जो